नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं रविशेखर। बुलेटिन में रुक करते हैं खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश के इटावा में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि शाही परिवार का वारिस ही मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने, यह प्रथा को इस चाय वाले ने तोड़ दी है। साथ ही विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस यह सारी पार्टी SC ST OBC का आरक्षण छीनकर उसे धर्म के आधार पर बांटना चाहती है। इन्होंने कर्नाटक में रातों रात मुस्लिम जातियों को OBC घोषित कर दिया। साथ ही कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के शहजादे ने कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन लिया था, लेकिन इस बार प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण भी ठुकरा दिया। कौन जानता है कि 2047 में 2047 में आपका ही बेटा बेटी प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने। शाही परिवार का वारिस ही PM CM बनेगा। ये कुप्रथा इस चाय वाले ने तोड़ दी है। हमारे यहां कभी राजा राम मोहन राय का नाम आता है कि भाई उन्होंने फलानी कुप्रथा तोड़ दी। वैसे कभी आएगा कि देश में एक प्रधानमंत्री होते थे, चाय वाले थे, और उसने एक ऐसी कुप्रथा को तोड़ दिया कि गरीब का बेटा भी मुख्यमंत्री बन सकता है, गरीब का बेटा भी प्रधानमंत्री बन सकता है। भाइयों और बहनों, साथियों, आपको पता होना चाहिए 75 साल पहले जब देश का संविधान बना, उस समय देश के विद्वान लोग संविधान बना रहे थे, तो हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। बाबा साहब आंबेडकर ने कहा था, अरे खुद नेहरू जी ने भी कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। लेकिन अब सपा, कांग्रेस, ये सारी कंपनी SC ST OBC का आरक्षण छीनकर उसे धर्म के आधार पर बांटना चाहते हैं। कर्नाटका में रातों रात इन्होंने मुस्लिम जातियों को OBC घोषित कर दिया। रातों रात फतवा निकाला, थप्पा मार दिया कि कर्नाटक में जितने मुसलमान हैं सबके सब OBC। तो परिस्थिति क्या हुई? वहां जो OBC को 27% आरक्षण मिला हुआ था, इसका सबसे बड़ा हिस्सा इन्होंने डाका मार लिया, चोरी कर ली। बाकियों के पास कुछ बचा ही नहीं। यूपी में अगर ऐसा हुआ तो ये मेरे यादव भाई बहन, मेरे मौर्य भाई बहन, मेरे लोध भाई बहन, मेरे पाल भाई बहन, मेरे जाटव भाई बहन, मेरे शाक्य भाई बहन, मेरे कुशवाहा भाई बहन, इन सबके हक का क्या होगा? ये बहुत बड़े खतरे। भाइयों और बहनों, सपा कांग्रेस की खोटी नीयत का हिसाब बहुत लंबा है। आप याद कीजिए, 5 साल पहले कांग्रेस का शाही परिवार चुनाव के समय मंदिर मंदिर घूम रहा था। कोई कहता था इस कोने में मंदिर है, अरे बोलो चलो भाई। कांग्रेस के शहजादे ने तो कोर्ट के ऊपर जनेऊ तक पहन लिया था, लेकिन इस बार मंदिर के दर्शन बंद, कोर्ट के बाहर टंगा जनेऊ उतर गया। इतना ही नहीं, 500 साल बाद
एक ऐतिहासिक पल आया, पूरा देश भव्य राम मंदिर बनने से खुश हुआ, लेकिन इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण भी ठुकरा दिया। कौन जान। वहीं तेलंगाना के सिकंदराबाद में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह लोकसभा का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि एक और 12 लाख करोड़ का घपला करने वाले कांग्रेस और उनकी सहयोगी पार्टी और दूसरी ओर 23 वर्ष से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहने के बाद भी भ्रष्टाचार का कोई आरोप न लगने वाले नरेंद्र मोदी हैं। इसका एटेला राजेंद्र को दिया हुआ एक एक वोट, उनके नाम के सामने कमल के निशान पर दबाया हुआ एक एक बटन सीधा नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएगा। भाई और बहनों, ये चुनाव में दो खेमे पड़े हुए, एक भारतीय जनता पार्टी और इंडी अलायंस का, और दूसरा इंडी अलायंस। भाइयों बहनों, मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व कर रहे हैं और इंडी अलायंस अलग अलग दलों को मिलकर मिला है। मित्रों, ये चुनाव है, उसमें साफ खेमे पड़े हैं। एक और 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले करने वाली कांग्रेस पार्टी और उनके साथी दल है। दूसरी ओर 23 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी जिन पर 25 पैसे का करप्शन का आरोप नहीं है, ऐसे हमारे नेता नरेंद्र मोदी है। एटेला राजेंद्र को दिया हुआ एक एक वोट, उनके नाम के सामने कमल के निशान पर दबाया हुआ एक एक बटन। उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से भाजपा उम्मीदवार मनोज तिवारी के पक्ष में चुनाव प्रचार के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि मनोज तिवारी को उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से जरूर जीत मिलेगी। मनोज तिवारी एक मजबूत कार्यकर्ता हैं और दिल्ली की 7 सीटें बीजेपी जीतेगी। साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सवाल पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से भ्रष्टाचार किया है, यह दिल्ली की जनता देख रही है। की सातों लोग देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मनोज तिवारी जी बहुत ही मजबूत, बहुत ही कर्मठ पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आप की सातों लोकसभा सीट हम जीतेंगे। जिस तरह से मैं कार्यकर्ता को उत्साह और उमंग देख रहा हूं, दिल्ली में पूरी तरह से 7 की 7 सीट हम जीतेंगे। देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मनोज तिवारी जी बहुत ही मजबूत, बहुत ही कर्मठ पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आपको निश्चित रूप से जीत मिलेगी और हम दिल्ली की 7 लोकसभा सीट हम जीतेंगे। जिस तरह से मैं कार्यकर्ता को उत्साह और उमंग देख रहा हूं, दिल्ली में पूरी तरह से 7 की 7 सीट हम जीतेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि राधिका खेड़ा के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार और अत्याचार किया गया, प्रियंका चतुर्वेदी हो या अंकिता दत्ता हो, कांग्रेस की अनेक कार्यकर्ताओं को न्याय नहीं मिल पाया। प्रियंका गांधी कहती थी कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन वो न अपनी टिकट के लिए लड़ पाई, न महिला प्रवक्ताओं और मीडिया प्रबंधन वाली कांग्रेस की नेत्रियों के लिए लड़ पाई। इससे पता चलता है कि कांग्रेस के अंदर अन्याय है और लोगों को न्याय नहीं मिल रहा। सुने उन्होंने क्या कुछ कहा। और उनको जिस अन्याय एक नहीं अनेक जगह हो रहा है। कांग्रेस के यहीं पे राधिका खेड़ा जी बहुत लंबे समय से मीडिया विभाग में अपनी सेवाएं देती हैं। उनके साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार, अत्याचार किया गया और जिस तरह से अगर उनका राम मंदिर में माथा टेकना ही गुनाह था और उनको साथ जो हुआ उसका तो आपने बयान देखा भी होगा।
अब इससे पहले प्रियंका चतुर्वेदी जी हों या फिर उनके एक और प्रवक्ता अंकिता दत्ता, इनके साथ और ऐसी अनेक कांग्रेस की कार्यकर्ताओं के साथ न्याय नहीं मिल पाया। प्रियंका जी कहती थी लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन ना वो अपनी टिकट के लिए लड़ पाई, ना इन महिला प्रवक्ताओं की और मीडिया प्रबंधन वाले अपने कांग्रेस के नेत्रियों के लिए। तो इससे पता चलता कांग्रेस के अंदर अन्याय है, न्याय नहीं मिल रहा। अन्याय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पूरे देश में पीएम मोदी और भाजपा की लहर है। यह एक अलग प्रकार का चुनाव है। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए लोगों से चुनाव अपने हाथ में ले लिया है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोगों ने चुनाव अपने हाथ में ले लिया है। हर एक व्यक्ति मतदान के दिन की प्रतीक्षा कर रहा है कि जल्दी से जल्दी वो दिन आए और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम वोट करें। केंद्रीय मंत्री और संबलपुर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि आज ओडिशा के संकल्प पत्र का लोकार्पण किया गया है। संकल्प पत्र में ओडिशा के किसानों के लिए 31 रुपए प्रति क्विंटल धान की खरीदी होगी। सुभद्रा योजना के तहत प्रत्येक महिलाओं को महीने के 1000 रुपए दिए जाएंगे। अगले 5 साल में गरीब को प्रधानमंत्री आवास योजना सुनिश्चित की जाएगी। मुफ्त में बिजली की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा ओडिशा को देश का नंबर 1 राज्य बनाने की कवायद करेगी। आज उड़ीसा की संकल्प पत्र को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने भुवनेश्वर में तमाम नेतृत्वों के सामने उसको लोकार्पित किया। मैं बहुत आभार प्रकट करूंगा आदरणीय नड्डा जी को। उन्होंने अपनी वचन से उड़ीसा की किसानों के लिए एक ऐतिहासिक घोषणा किया है। 31 रुपया धान की क्विंटल की खरीदी उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाला है। हर एक महिला को 1000 रुपया की भत्ता, महीने में 1000 और साल में 12,000 रुपया बैंक खाते में भत्ता सुभद्रा योजना के नाम पे दिया जाएगा। सुभद्रा जी उड़ीसा की नारी शक्ति का बहन सुभद्रा के नाम पे परिचित है। उन्हीं के नाम पे चलाई गई सुभद्रा योजना में 1000 रुपया की भत्ता, महीने में साल में 12,000 रुपया दिया जाएगा। अगले 5 साल में हर एक गरीब को प्रधानमंत्री आवास योजना का निश्चित की जाएगी, उसको पट्टा भी दिया जाएगा। हर एक गरीब के घर में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में मुफ्त में बिजली देने की व्यवस्था की जाएगी। हर एक गरीब के घर में, हर एक नागरिकों के घर में नल में जल देने की व्यवस्था की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी उड़ीसा को देश की 1 नंबर राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस बार उड़ीसा की जनता नरेंद्र मोदी जी पे भरोसा करके उड़ीसा की 21 का 21 लोकसभा और उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को निश्चित रूप में बनवाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। समाजवादी पार्टी प्रमुख और कन्नौज लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने कोविड वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से करोड़ों रुपए कमाए और लोगों की जान खतरे में डाली। साथ ही कहा कि दवाइयों को मानकों पर खड़े उतरे बिना क्यों बेचने दी गई। भाजपा ने कोरोना की वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से करोड़ों रुपए खाकर जनता के जीवन को जोखिम में क्यों डाला। भाजपा ने मानकों पर खरा उतरे बिना समर्थकों की दवाई व अन्य उत्पादकों को बिकने क्यों दिया। तो ये ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो सच्चे सवाल जनता भारतीय जनता पार्टी से पूछ रही है। भाजपा ने विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ओडिशा दौरे पर पीओके को भारत का हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि लोग पीओके को भुला चुके थे, लेकिन लोग अब इसे फिर से देश का हिस्सा बनाना चाहते हैं। ओडिशा के कटक में जयशंकर से पूछा गया कि वो भारत के पीओके की योजना के बारे में क्या सोचते हैं। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि पीओके कभी देश से बाहर नहीं रहा, वो भारत का ही हिस्सा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर राज्य को बदनाम करने के लिए संदेशखाली की घटनाओं को अंजाम देने का आरोप लगाया।
टीएमसी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया जिसमें दावा किया गया है कि यह फुटेज उसके रुख की पुष्टि करता है कि संदेशखाली प्रकरण के पीछे भाजपा का हाथ था। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं लंबे समय से कह रही थी कि भाजपा संदेशखाली घटना को अंजाम देकर बंगाल की छवि खराब करने की कोशिश कर रही है। स्टिंग ऑपरेशन में बंगला विरोधियों का असली चेहरा सामने आया है। उन्होंने मेरी माताओं और बहनों की भावनाओं के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की है। 13 मई को रानाघाट के लोग यह सुनिश्चित करेंगे कि बंगला विरोधियों को बंगाल के बाहर कर दिया जाए। आपको बता दें कि कथित वीडियो में एक व्यक्ति ने दावा किया है कि वह गंगाधर कयाल है, जो उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में भाजपा मंडल अध्यक्ष है, जिसे यह कहते हुए सुना गया कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी पूरी साजिश के पीछे हैं। সন্দেশখালী আপনারা কেউ ভাবতে পেরেছিলেন প্রধানমন্ত্রী এসে কত কাঁদছেন। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने पहलवान बजरंग पुनिया को अनिश्चितकाल के लिए सस्पेंड कर दिया है। बजरंग पुनिया ने डोप टेस्ट के लिए अपना सैंपल नहीं दिया था, जिसके बाद एनएडीए ने यह एक्शन लिया। 10 मार्च को ओलंपिक गेम्स में हिस्सा लेने के लिए हुए एशियन क्वालिफायर्स के नेशनल ट्रायल के दौरान एनएडीए ने बजरंग से सैंपल देने के लिए कहा था, लेकिन बजरंग ने सैंपल देने से इनकार कर दिया था। एनएडीए को विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी को बताना था कि एक एथलीट ने अपना सैंपल क्यों नहीं दिया। 23 अप्रैल को एनएडीए ने बजरंग को नोटिस दिया और 7 मई तक जवाब देने को कहा था। बजरंग ने अभी तक जवाब नहीं दिया और इसलिए उन्हें निलंबित कर दिया गया। यह है 2022-23 में 2 फरवरी में एक्सपायर लेगा रहे हैं, एक हो गया। या 2023 में 6 महीने में एक्सपायर होगी या भाई ने भीतर तक भी। हाँ कोई नहीं बोल इसमें ब्लड रखा रही है भाई। यह है 23/11/2023 में एक्सपायर हो लिया अभी। एक बात डॉक्टर साहब ये है भाई, एक यह 22/12 ने एक्सपायर हो ली, क्योंकि ये सारे हम कोई टूर्नामेंट में नहीं। एक यह है या 22/8 ने एक्सपायर हो ली। यह देखो ये इस महीने एक्सपायर हुआ है। ये कैसे दे दें? ये डोप टेस्ट मारे हैं। इतना तो कोई टूर्नामेंट खेलते हम, सर्जरी कराई थी, सर्जरी के बाद दूसरा सैंपल है, और जब तक प्रोटेस्ट पे बैठे हैं 8 मैग्नम सैंपल लेना है। ये भाई जब टूर्नामेंट नहीं खेलते जब की बात है ये। वहीं बजरंग पुनिया ने इस मामले को लेकर अपनी सफाई दी। खैर, फिलहाल आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायल में अल जजीरा पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। उन्होंने कतर के ग्लोबल न्यूज चैनल अल जजीरा की स्थानीय शाखा को बंद करने का फैसला किया है। पीएम नेतन्याहू ने अल जजीरा को उकसाने वाला चैनल बताया। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक्स पर लिखा कि सरकार ने सर्वसम्मति से यह फैसला लिया है कि उकसाने वाला न्यूज चैनल अल जजीरा इजरायल में बंद कर दिया जाएगा। इससे पहले रविवार को बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायली बंधकों के बदले गाजा में युद्ध समाप्त करने की हमास की मांग को खारिज करते हुए इससे फिलिस्तीन में इस्लामिक ग्रुप सत्ता में रहेगा, जिससे देश के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। पीएम नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल आत्मसमर्पण जैसी शर्तों को स्वीकार नहीं करेगा। नेतन्याहू ने कहा कि हमने कसम खाई है कि इजरायल अपने लक्ष्य हासिल होने तक गाजा में युद्ध जारी रखेगा। तो वहीं हमास की ओर से संचालित गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 7 महीने से चले आ रहे इजरायल गाजा युद्ध के दौरान अब तक 34,683 लोग मारे गए हैं और गाजा पट्टी में 78,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। अगली खबर उत्तर प्रदेश के रायबरेली से है, जहां भीषण गर्मी के बीच आग लगने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र के खजूर गांव का है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में पहले एक घर में आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि आसपास के 4 अन्य घरों को भी अपने चपेट में ले लिया। स्थानीय लोगों ने किसी तरह आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। मौके पर पहुंची डायल 112 की टीम ने आग से झुलसी महिलाओं को अस्पताल पहुंचाया। अरे हम लोग जब आए देखे तो यहाँ आग लग चुकी है, इसमें काफी लोग बची, तो कोई पूरे गांव वाले दौड़े, मतलब देख रहे
पानी की कोई सुविधा नहीं थी, लेकिन पानी किसी तरह बत्ती की लाइट की करी गई तो लाइट आई, तो फिर उसके बाद पूरा गांव वाले बताया, लेकिन तब भी 4 घर इसमें जल गए। 3 भाई तो सगे हैं और आजू बाजू में 2-3 घर लपेट में आ गए, लेकिन गांव वालों ने काफी आदमी, कितने महिलाएं घायल हुई हैं? महिला तो एक घायल हुई। अरे फिलहाल इस बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।